Hello my dear YouTube family and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Vajpayee and I am your mathematics lecturer. और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। और इस पूरे चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं इन वन शॉट। और इस चैप्टर पे इस चैनल पे मैंने इससे पहले 5 चैप्टर्स को कवर करा दिया है, राइट। तो सबसे पहले मैंने इस क्लास 9 के लिए जो फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने कवर कराया था नंबर सिस्टम एंड पॉलिनोमियल। उसके बाद जो मैंने सेकंड वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने कवर किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड न्यूटन फॉर्मूला। फिर उसके बाद जो थर्ड वीडियो अपलोड हुई थी 9th क्लास के लिए उसमें मैंने कवर किया था लाइंस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और अभी ये क्लास 9 के लिए फोर्थ वीडियो होने वाली है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स। और इसको मैं कंप्लीटली बेसिक से आपको स्टार्ट करूंगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसी सिंगल वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। और स्पेशली मैं इस वीडियो में आपके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कवर करूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जो उसको हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये बेसिकली गलत हो गया यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, राइट, जो इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन। उसके बाद बेसिकली हम लोग लाइंस एंगल्स, राइट, उसके एंगल्स डिफरेंट एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लाइन क्या होती है, ठीक है। तो लाइन बेसिकली हम लोग उसको बोलते हैं जिसका कोई भी एंड नहीं होता है, राइट। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लाइन ये बनाता हूँ, राइट, तो इस लाइन का कोई भी स्टार्टिंग और कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। मतलब लाइन हम लोग उसको कहते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड, राइट, और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से इनफाइनाइटली क्या हो सके, एक्सटेंड हो सके, उसके कोई भी 2 डेफिनेट पॉइंट ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, राइट। लाइन को बेसिकली हम लोग मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। जिस लाइन को हम लोग मेजर करते हैं स्केल से उसको लाइन नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और उसको हम लोग 2 पॉइंट से डिनोट करते हैं, सपोज ए एंड बी। अब देखो कभी भी हम लोग अपने पेपर में जब कोई भी एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, सपोज 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और अगर 100 सेंटीमीटर की भी अगर हमें कोई लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ना कि लाइन बोलेंगे। लाइन बेसिकली हम लोग किसको बोलते हैं, लाइन उसको बोलते हैं जिसका कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ना हो। और अदर वर्ड्स में क्या बोलेंगे, जो लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड में दोनों ही तरफ से इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही हो उसको क्या बोलेंगे, लाइन। लाइन सेगमेंट जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलरली एक सेट ऑफ क्या बोलेंगे उसको, सेट ऑफ अगर हम लोग सेट ऑफ डिस्टेंस, राइट, अगर एक सेट ऑफ यूनिट अगर हम इसमें अलॉट कर दें, सपोज करो अगर ये 2 सेंटीमीटर, तो अब ये क्या होगा, ये लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन से किस में कन्वर्ट हो गया, लाइन सेगमेंट में। अब तीसरा वर्ड आता है रे। रे क्या होता है, रे को बेसिकली हम लोग बोलते हैं, ये भी एक तरीके की लाइन ही है, राइट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ये एरो यहाँ पे क्या, देखो ये जो एरो लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये एरो क्या बेसिकली हमें बता रहा है, ये एरो बता रहा है कि ये लाइन कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में एक्सटेंड होती जा रही है। कहां तक हो रही है, इनफाइनाइट हमें नहीं पता। उसी सेम वे में अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें तो देखो इस डायरेक्शन में भी एरो लगा है। एरो क्या बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस डायरेक्शन में लाइन कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। एरो बेसिकली कंटिन्यूएशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बताया है ए से बी के बीच में जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी, 2 सेंटीमीटर की है। बट उसके बाद लाइन एक्सटेंड हो जाए, उसके बाद लाइन एक्सटेंड हो जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर हम पर्टिकुलरली एक सेट ऑफ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एज अ सेगमेंट हम लोग बोलेंगे। तो ए और बी क्या है, बेसिकली हमारी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। रे क्या है, रे में हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है, सपोज ए तो है, बट वो इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे उसकी एक पर्टिकुलरली कोई एक सेट ऑफ डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, सेट ऑफ कोई डिस्टेंस नहीं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट एंडिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। अब बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइंस क्या होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस उन लाइंस को बोलते हैं जो एक दूसरे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट में क्या कर रही हो, कट कर रही हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस उन लाइंस को बोलते हैं जो एक दूसरे को कहीं पे भी जा करके एक दूसरे को कट ना करे। मतलब अगर सपोज करो
एक ये लाइन है, राइट, ए, और सपोज करो ये ए, एक लाइन सेगमेंट होगी, इस लाइन का नाम देते हैं, सपोज ये लाइन हमारी कुछ ए हो गई, ठीक है, ये लाइन हमारी कुछ बी हो गई। अगर ए लाइन को हम इस साइड में इन्फिनिट, राइट, डिस्टेंस में एक्सटेंड कर दें, इन्फिनिट, इसको भी ऐसे एक्सटेंड कर दें, तो देखो अगर ये दोनों लाइन को एक्सटेंड करने पे, अगर आगे जाने पे अगर ये एक दूसरे को कहीं पे कट करते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। बट अगर दूसरे केस में क्या है, अगर ये दोनों लाइन एक्सटेंड करने पे कहीं पे एक दूसरे को कट ना करे, तो उस केस में इन दोनों लाइंस को क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे, ठीक है। और एक चीज और देखो, ये जो लाइन सेगमेंट है, सपोज करो ए बी लाइन सेगमेंट को हम लोग ए बी के ऊपर इस तरीके से बार लगा देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी एक बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स उन पॉइंट्स को बोलते हैं, सपोज करो अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं और अगर इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने पे अगर हमें एक सीधी लाइन मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो उन 3 पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 2 से ज्यादा कोई भी पॉइंट्स है और उनको ज्वाइन करने पे अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो उन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। सेम उसी तरीके से अगर हमारे पास 2 से ज्यादा कोई पॉइंट्स है बट उनको ज्वाइन करने पे अगर हमें कोई स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, तो उन पॉइंट्स को क्या बोला जाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाएगा, राइट। द पॉइंट्स वोज इफ आई कनेक्ट द पॉइंट्स with the line, right, and by joining all these points, if I'm getting a straight line, then I'll call these points as a collinear points, right, and if by joining these 3 points, if I'm not getting any straight line, then those points are called as non collinear points, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे अब हम लोग बात करते हैं एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। एंगल्स बेसिकली फॉर्म होते हैं रे से, ठीक है। सपोज करो अगर एक ही सेम पॉइंट है, एक सेम पॉइंट से कोई 2 रे पास हो रही है, ठीक है, बट डिफरेंट डायरेक्शन में। सपोज एक रे ये जा रही है, ठीक है, एक रे कहीं पे ये जा रही है, इसका नाम है सपोज ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ओ से, ठीक है, एक तो हो गया ए पॉइंट, सपोज एक हो गया बी पॉइंट। अब देखो ऐसी रे, ऐसी 2 रे जिनका एंड पॉइंट सेम हो और जो कि सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो बट डिफरेंट डायरेक्शन में बढ़े आगे, उन पॉइंट्स, उन 2 रेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बेसिकली मेजर करते हैं एंगल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। उन दोनों रेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। और एंगल को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ थीटा, ठीक है। एंगल को बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा और उसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डिग्री, राइट। मेजर करने के लिए बेसिकली कई सिस्टम्स है, खाली डिग्री नहीं है, राइट, बट ये हमारी आगे की बात है। अभी हम लोग बेसिकली कोई भी अगर जैसे कि कोई भी एंगल है, उसमें हम लोग मेजरली जो भी हम लोग वेरिएबल लेते हैं वो क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एंगल। अब देखो, अब एंगल अगर हम लोग बात करेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैं यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ करता हूँ, अब यहाँ पे समझना, ठीक है। देखो अब अगर कोई भी 2 लाइंस हैं, देखो ये 2 रे है ना, अगर ये 2 रे सपोज करो एक ये पॉइंट है यहाँ पे एक रे, तो ये आ गई, उसी जगह पे दूसरी रे इसी को ओवरलैप करती हुई यहाँ पे आ गई। अब ये बताओ, एक रे तो हो गई हमारी ये बी, ठीक है, एक रे जो हमने पहले बनाई थी वो क्या थी हमारी ए, अब बी को ए ने ओवरलैप कर दिया। अब यहाँ पे ये बताओ इन दोनों रेस के बीच में क्या डिस्टेंस होगी, क्या डिस्टेंस होगी, 0 होगी कि नहीं होगी, 0 डिग्री होगी कि नहीं होगी, 0। और मैंने क्या बताया, एंगल को मेजर किस में करते हैं, डिग्री में करते हैं, तो 0 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो अगर एक रे हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा रे इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री को, और 90 डिग्री को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इन 2 रेस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्रीज का बन रहा है, ठीक है। देखो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे समझने वाले,
सपोज करो यहाँ पे ये हमारा एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यहाँ से एक रे ये पास हुई ए, ठीक है। दूसरी रे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है, एक को मैंने फिक्स कर दिया, एक रे को मैंने फिक्स कर दिया। अब ओ ए के रेफरेंस में मैं अभी दूसरी रे लूंगा, उस पर हम लोग स्टडी करेंगे। तो सपोज करो दूसरी रे हमारी कोई ये है। अब अगर इसी रे को मैं इसी के ऊपर ले आता हूँ, ओवरलैप कर देता हूँ, तो ए और बी में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? यस और नो बताओ। 0 डिग्री का होगा, ठीक है। अब सपोज करो उसी रे को मैंने कहीं यहाँ पे ला के रख दिया, अब ये कोई एक रे हो गई मेरी, ठीक है। ये रे कहीं पे यहाँ पे आ गई, पहले यहाँ पे थी अब यहाँ पे आ गई। अब ये बताओ यहाँ से ऊपर आई है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हुई है। अब ये कितना ट्रेवल हुई है, मान लेते हैं कुछ थीटा ट्रेवल हुई, नहीं पता ना हमें कितना एंगल है, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब ये और बढ़ी, और बढ़ते बढ़ते कहाँ पे आ गई, अब ये डायरेक्टली यहाँ पे आ गई, ठीक है, ऊपर, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे कितना एंगल बनाएगी, ये ए से, ये क्या हमारा बी हो गई, क्योंकि यही मूव कर रही है, समझना। ये रेड एंगल जो है, रेड वाली जो रे है वो मूव करके यहाँ पे आई। अब मैं पूछ रहा हूँ जब ये यहाँ पे आ गई है तो इस ओ ए से, ये सपोज करो अगर ओ है, ओ ए से कितना एंगल बना रही है, तो इस कंडीशन में ये कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई भी रे होगी तो वो कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। अब अगर 90 डिग्री से आगे आ गई, 90 डिग्री से आगे आ गई और वो सपोज करो यहाँ पे ओवरलैप कर गई, कहाँ पे ओवरलैप कर गई, इस वाले पे ओवरलैप कर गई, मतलब यहाँ से उठी थी, ठीक है, पहले वो यहाँ पे आई है ना, अब उसके बाद वो ऐसे आ गई, करेक्ट है। अब जब इस तरीके से आई है तो यहाँ पे जब पूरी रे एक डायरेक्शन में राइट उठ करके फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में आई है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, अब यहाँ पे जब कोई रे आ जाती है तो वो कितना एंगल बनाती है, 180 डिग्री का बनाती है, ठीक है। अब 180 के बाद जब और नीचे जाएगी तो यहाँ पे कितना बनाएगी, 270 डिग्री का बनाएगी, ठीक है। अब उसके बाद 270 के बाद जब और आगे बढ़ी, ठीक है, अब उसके बाद फिर से समझना, अभी क्या था, मैंने जब स्टार्टिंग में एक ये वाली जो रे ली थी वो इसको ओवरलैप थी, राइट। अब वो पहले क्या हुआ, पहले 90 पे आई, ठीक है, फिर उसके बाद 180 पे आई, उसके बाद 270 पे। अब 270 के बाद जब फिर से पूरा एक कंप्लीट सर्कल बनाने के बाद जब यहाँ पे आएगी तो वो कितना एंगल बनाएगी, वो बनाएगी 360 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब देखो जब एक रे यहां से उठ करके यहाँ पे आई थी तो 90 डिग्री बना रही थी, 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, क्या बोलते हैं, राइट एंगल। अच्छा, जब 90 डिग्री के बाद 180 आई थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। जब कोई भी दो रे राइट 180 डिग्री का एंगल बनाती, 180 डिग्री का मतलब क्या है, एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट। अब एग्जैक्टली अगर ऑपोजिट होगा तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, ठीक है। तो इसी वजह से जब कोई भी दो रे एक दूसरे के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 270 डिग्री, यहाँ पे जब 360 डिग्री कंप्लीट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल, क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब देखो, अब देखो अब क्या है, फिर से दूसरी कंडीशन समझो। अब क्या है कि मैंने फिर से इसी रे को लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से 0 डिग्री से उठा रहा हूं और 90 डिग्री के बीच में हूं। अभी मैं इस रे को 0 से 90 के बीच में ही क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे कर रहा हूं। तो अगर कोई भी एंगल जैसे कोई भी थीटा है, थीटा की वैल्यू कोई भी है ना, थीटा की वैल्यू कोई भी है, बट वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अगर वो 0 डिग्री से बड़ा है मतलब 0 से बड़ा, बट अगर वो 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, अगर इस टाइप की कोई भी कंडीशन बनती है तो वहां पे जो भी एंगल बनता है, जो भी एंगल की वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये रे 90 को क्रॉस कर गई, ठीक है, 90 को क्रॉस कर गई, तो मतलब थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे इस केस में 90 से बढ़ गई, 90 से ज्यादा हो गई, है ना। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि 180 से 90 से ज्यादा, बट अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 180 से कम, इस बीच में इसको क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे कर रहा हूँ। तो अगर कोई भी रे 90 से 180 के बीच में मूव कर रही है, ठीक है, तो उस केस में 180 से कम होना चाहिए,
उस केस में जो भी थीटा फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो हमारी बेस वाली रे है ना, वो यहीं पे फर्स्ट में क्या हुआ था, मैंने रे हमारी यहाँ पे फिक्स थी और दूसरी रे ये 90 के और 0 के बीच में फिक्स हो रही थी, 90 और 0 के बीच में मूव हो रही थी, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एक्यूट एंगल। अब सेकेंड केस में क्या है, वो एक तो फिक्स हो गई हमारी, ठीक है, एक तो फिक्स हो गई, दूसरा क्या है 90 से आगे बट 180 से पीछे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब अगर कोई भी रे, ठीक है, वो 180 से आगे आ गई है, क्या हो गया यहाँ पे 180 से वो आगे आ गई है, ठीक है। अब जब 180 से आगे आ जाएगी तो उस कंडीशन में, ठीक है, ध्यान से समझना, उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर 180 से ज्यादा हो गई, मतलब यहाँ पे आ गई, कहीं यहाँ पे आ गई, और सपोज करो वो 270 से आगे भी चली गई, ठीक है, 180 से 360 के बीच में, सपोज करना, क्या मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, 180 से 360 के बीच में अगर दूसरी रे कहीं पे भी होगी, इस केस में कहीं पे भी होगी, मतलब थीटा की वैल्यू किससे ज्यादा होगी, 180 से ज्यादा, बट किससे कम होगी, 360 से कम। अगर ऐसा कोई भी केस है तो वहां पे थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो 0 से 90 डिग्री वाला है ना, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी थीटा, कोई भी जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, पॉजिटिव क्यों होगा, ये आगे की बातें हैं, राइट। बट अभी हमें इतना समझना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉजिटिव हो निगेटिव हो वो भी छोड़ो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल बनेगा उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे, पहली बात। ये हमारा क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ को, अगर फोर्थ क्या है यहाँ पे, तो इस तरीके से थर्ड प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना आ गया समझ में कि एक्यूट एंगल, राइट, स्ट्रेट एंगल और स्ट्रेट लाइन वो दोनों बात एक ही है, ठीक है। राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इसमें क्या क्या वेरिएशंस हैं, कब किनको क्या नाम देंगे, आई होप ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलो, अब अगर ये समझ में आ गया है तो एक चीज और डिस्कस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। बेसिकली इसमें होता क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि सपोज करो एक स्ट्रेट लाइन, अभी हम लोगों ने पढ़ा कोई भी स्ट्रेट लाइन, राइट, किससे, देखो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, कोई दो रे होंगी, वो एक दूसरे के बीच में कितना एंगल बना रही होंगी, 180 डिग्री का, ठीक है। अगर 180 डिग्री एंगल को, एक एंगल मैंने ब्रेक कर दिया, सपोज करो, राइट, एक ये एंगल है कोई 80 डिग्री इसका, ठीक है, और ये कोई एक एंगल है जिसको हमने क्या नाम दिया, 100 डिग्री का। अब ये बताओ 100 प्लस 80 कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो 100 प्लस 80 को जब आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी ना। तो अगर कोई भी दो एंगल, एक अगर x है दूसरा y है, तो अगर कोई भी दो एंगल्स को जोड़ने पे हमको 180 डिग्री मिलता है, इसका मतलब उन दोनों एंगल से हमको क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज समझ में आई हो, अब एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला है, ACB इज अ लाइन सच दैट एंगल DCA इक्वल्स टू 5x एंड DCB इक्वल्स टू 4x। DCA हमारी ये एंगल है, ठीक है, DCB ये एंगल है।
तो बोला है अगर ये दो एंगल है, ठीक है, और बोला है, ये भी बोला है ए सी बी एक लाइन है, अगर ए सी बी एक लाइन है और उस लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, अगर डी सी बी, देखो अगर मैं एंगल, अगर एंगल डी सी बी प्लस अगर एंगल डी सी ए को जोड़ूं, तो क्या मुझे एक स्ट्रेट लाइन ए सी बी मिल जाएगी, मिल जाएगी। और ए सी बी अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो वो कितना एंगल बना रही होगी, 180 डिग्री, करेक्ट है। अब डी सी बी कितना है हमारे पास, 5x, डी सी ए, सॉरी डी सी बी 4x है ना, डी सी बी 4x है, डी सी ए कितना है हमारा 5x है, ठीक है, दोनों को मिला करके कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। 4x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 180/9, तो 9 2 जा 18 0, तो मतलब x की कितनी वैल्यू आ गई, 20, ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20 डिग्रीज आ गई, ठीक है। अब बोला क्या है यहाँ पे, फाइंड एंगल डी सी ए एंड डी सी बी। अब यहाँ पे तो अब आपको लग रहा होगा डी सी ए डी सी बी तो दिया ही है, लेकिन देखो यहाँ पे डी सी ए जो दिया हुआ है वो 5x दिया है, x क्या है, अननोन है, x की वैल्यू हमें पता नहीं है, वही तो हम लोगों ने निकाली है। अब अगर 5 से 20 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या हमें डी सी ए की वैल्यू पता चल जाएगी, 20 × 5 कितना हो गया, 100, और उसी जगह पे 20 × 4 कितना हो गया, 80, वही जो हम लोगों ने पिछला एग्जाम्पल देखा। अब 80 और 100 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 180, 180 क्या है हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको x फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो a, ये मान लो अगर सेंटर कोई o है, a o b मिल करके क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन देखो कितने एंगल्स में ब्रेक हुई है, एक तो डी ओ बी, ठीक है, एक सी ओ डी, फिर उसके बाद एक सी ओ ए, 3 एंगल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, 3 एंगल दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज और दी हुई है कि सी ओ ए जो है वो डी ओ बी के बराबर है, मतलब सी ओ ए और डी ओ बी ये बराबर है, तो मतलब अगर ये x + 40 है तो क्या ये भी x + 40 होगा, क्या ये वैल्यू भी x + 40 होगी। अब ये बताओ अगर इन तीनों एंगल को जोड़ दो तो क्या ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो अगर मैं इन तीनों एंगल को जोड़ देता हूं जो कि क्या होगा, x + 40 प्लस x + 20 प्लस x + 40, इन तीनों को जोड़ने पे कितना मिल रहा है, 180 डिग्री मिल रहा है, यही तो मिल रहा है। अब उसके बाद अब लाइक टर्म्स क्या है, देखो सेब से सेब जुड़ेगा, ठीक है, संतरे से संतरा जुड़ेगा, मतलब लाइक टर्म्स ऐड होंगे एक दूसरे से और अनलाइक टर्म्स एक दूसरे से ऐड होंगे, यही तो होता है ना। तो अगर x + x + x करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 40 + 20 कितना हो जाएगा, 60 + 40 हो जाएगा 100 बराबर 180, ठीक है। 3x इक्वल्स टू 180 - 100, ये कितना हो जाएगा आपका 80, ठीक है, कितना हो गया इधर बचा 3x, करेक्ट है। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक सेकेंड कुछ गलत हो गया, 40 + 40 जो है हो जाएगा 80 और प्लस 20 100, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80/3, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 80/3 आ गई हमारे पास, है ना। अब 80/3 आ गई, अब इसको फर्दर सॉल्व तो कर नहीं सकते तो इसको ऐसे रहने दो। अब हमको क्या बोला है, x बताना है, तो x अगर बताना है तब तो खाली यही आ गया, यहाँ पे हमें पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू नहीं बतानी, हमसे सिर्फ x पूछा गया था तो हमने x को सिंपली फाइंड कर दिया, ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन। अगर आपको इन तीनों एंगल्स की स्पेसिफिक वैल्यू भी निकालनी है तो आप बस इसमें ये काम करो, x की जगह पे 80/3 रखो, यहाँ पे x की जगह पे 80/3 रखो। अब देखो ये और ये सेम है, तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला तो मिल ही जाएगा। बस आपको दो वैल्यूज फाइंड करनी है, एक बार x 40 के साथ जोड़ना है, एक बार x को 20 के साथ जोड़ना है, बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन आ गिवन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी, ये सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है। इन द गिवन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट एक दूसरे को काट रही है ओ पॉइंट पे। बोला क्या है, इफ ए ओ सी एंड बी ओ ई मिला करके अगर हमको 70 डिग्री मिलता है, ठीक है,
ए ओ सी और बी ओ ई, बी ओ ई किधर है, बी ओ ई, ठीक है, मिला करके अगर 70 डिग्री मिलता है एंड बी ओ डी हमारा कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, चलो बी ओ डी हमारा कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। तो बोला है कि पहले तो हमको बी ओ ई बताओ कितना होगा, ठीक है, हमको कितना बताना है बी ओ ई, पहले तो हमको ये बताना है, तो हमने इसको मान लिया एक्स, ठीक है। अब बी ओ ई को किस तरीके से फाइंड करेंगे, पहले तो ये समझो, देखो अब ये बताओ कि ए बी, ठीक है, और ये सी डी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब ये देखो एक चीज और देखो, जब कोई भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, जब कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पे जो एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल और उसके सामने वाला एंगल, अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अभी हम लोग आगे इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, तो अगर एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है तो क्या ये वाला एंगल भी 40 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। अब अगर ये 40 डिग्री है, ठीक है, ये भी 40 डिग्री हो गया हमारे पास, ये तो हमें पता था, ठीक है। दूसरी बात क्या दी हुई है, इन्होंने बोला है ए ओ सी और बी ओ ई बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो, हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूजन हो कि भैया यहाँ पे ए ओ बी तो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी एक एंगल की वैल्यू दी होती तो हम लोग जोड़ देते, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू मिल जाती। लेकिन देखो, क्वेश्चन ने यहाँ पे ट्विस्ट किया, क्वेश्चन ने यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई एक वैल्यू ना दे करके आपको यहाँ पे एक क्या दे दी, एक रिलेशन दे दिया। वो क्या दिया है कि अगर आप ए ओ सी और बी ओ ई को जोड़ते हैं तो डायरेक्टली आपको 70 मिल जाता है, ठीक है। हमको आप ए ओ सी तो पता चल ही गया है ना, क्योंकि हमने क्या बोला है यहाँ पे, एंगल ए ओ सी इक्वल है हमारा एंगल डी ओ बी के, इससे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो इस वजह से ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों एंगल्स किसके बराबर हो गए, 40 डिग्री के। तो अब यहाँ पे हमें ए और सी की वैल्यू तो पता हो गई 40 डिग्री, है ना, प्लस बी ओ ई तो हमको निकालना था, वही तो पूछा हुआ था, बराबर किसके, 70 के। तो एंगल बी ओ ई जो कि हमने एक्स भी माना था, वो 70 माइनस 40 कितना हो गया, 30 डिग्रीज आ गया। तो बी ओ ई कितना आ गया, 30 डिग्रीज आ गया। आप समझो, हम लोग कुछ कुछ जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्वेश्चन से भी क्लियर करेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, देखो ये जब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट एंगल पढ़ रहे थे ना, देखो हम लोगों ने डिस्कस ये किया हुआ था कि कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो, किसी भी एंगल को अगर हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं तो इसका मतलब वो एंगल क्या बना रहा होता है, 360 डिग्री। उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, देखो ये एक लाइन है, ये एक एरो है, ठीक है, रे है बेसिकली, ये रे पे एक रे दूसरी यहाँ से आई है और यहाँ पे फिर से जुड़ गई, मतलब क्या, एक कंप्लीट सर्कल बनाया है उस रे ने। तो किसी भी कंप्लीट एंगल को रिप्रेजेंट हम लोग इस तरीके से करते हैं, ये किसका फिजिकली सिंबल है, कंप्लीट एंगल को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आई रिफ्लेक्स एंगल की, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता था, तो देखो रिफ्लेक्स एंगल बेसिकली तब फॉर्म होता है जब 180 से ज्यादा हो, करेक्ट है। अब अगर कोई भी नॉर्मल एक एंगल है, ठीक है, जो कि या तो हम मान के चल रहे हैं एक्यूट होगा या तो ऑब्ट्यूज होगा। तो देखो अगर एक्यूट एंगल है तो 90 और 0 के बीच में होगा, तो नॉर्मली वो इस तरीके से बना होगा। अगर वो ऑब्ट्यूज है, मतलब एक तो यहाँ पे होगा, दूसरा 180 के आगे होगा, तो ये बेसिकली इस तरीके से कुछ ऑब्ट्यूज होगा, करेक्ट है। बट अगर रिफ्लेक्स होगा तो रिफ्लेक्स के केस में वो क्या होगा, 180 से ज्यादा होगी ना रे, 180 से 180 तो हमारा कहीं यहाँ पे होगा ना, उससे ज्यादा। तो अब उस केस में ये देखो इस तरीके से बाहर आ जाएगा, आधा चांद टाइप का दिखेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। कहीं कहीं पे इसको हम लोग इस तरीके से भी देखेंगे, एक रे घूम के कहीं यहाँ पे आ गई। अब ये इसको इस तरीके से नहीं मेजर,
ये बाहर वाला एंगल क्या बोलेगा इसको, यहाँ पे इसको क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा। उसी को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पे रिफ्लेक्स ऑफ सीओई पूछा है, क्या पूछा है, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। तो रिफ्लेक्स ऑफ सीओई का क्या मतलब है, सीओई हमारा ये एंगल है, अगर इसको इंडिविजुअली में ड्रॉ करूं तो सीओई यही तो है ना, सी ओ ई। अब सीओई का रिफ्लेक्स पूछा है, रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, बाहर से उसको मेजर करना, ये करेक्ट है। तो अब देखो, अब उसको मेजर करने के लिए ये तो 40 हमें पता हो गया, पता है ना ये 40, ठीक है। समझो बिल्कुल ध्यान से समझना, ये सीओई वाला हमको क्या है, यही तो निकालना है ना, ठीक है, ये वाला एंगल हमको निकालना है सीओई, ठीक है। इस सीओई को निकालने के दो तरीके हैं, दो तरीके, या तो आप यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल हमको एक्स की वैल्यू क्या थी पता चल गई थी, एक्स की वैल्यू हमको पता चल गई थी, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, क्या आई हुई थी 30 डिग्री, एक्स की वैल्यू 30 डिग्री आई हुई थी, ठीक है। अब ये बताओ अगर इसको मान लो हम वाई मान लेते हैं, ठीक है, वाई मान लिया। अब ये बताओ 40 प्लस वाई प्लस 30 मिला करके क्या ये 180 फॉर्म करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। तो क्या यहाँ पे 40 प्लस वाई प्लस 30 बराबर 180 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, 40 प्लस 30 हो जाएगा 70, 180 से 70 को सब्ट्रैक्ट करो तो y की वैल्यू क्या 110 आ गई, क्या y की वैल्यू 110 डिग्रीज आ गई, आ गई कि नहीं। तो अब समझो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 110, लेकिन रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है, रिफ्लेक्स का मतलब होता है अंदर को छोड़ दो, ये जो आया ये रिफ्लेक्स नहीं है, हमें उसके बाहर वाला एंगल चाहिए, क्या चाहिए, बाहर वाला एंगल चाहिए, मतलब ये वाला एंगल चाहिए हमें। ये तो पता चल गया कि भैया ये तो 110 डिग्री, लेकिन बाहर वाला चाहिए। अब ये बताओ ध्यान से समझना, अगर हम इस पूरे सर्कल को कंप्लीट कर देते हैं, मान लेते हैं ये सी हुई हमको नहीं पता है, मान लेते हैं ये जेड होगा, मान लेते हैं ये वैल्यू क्या होगी जेड होगी, ठीक है। अब अगर ये वैल्यू जेड है तो जेड को और 110 को अगर आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो जेड को अगर फाइंड करना है तो 110 को उस तरफ भेजोगे, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या यहाँ पे 250 आएगा, तो क्या जेड की वैल्यू हमारे पास 250 आ गई, 250 आ गई। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे बाहर वाले एंगल्स को जोड़ लो। अब बाहर वाले एंगल्स को जोड़ोगे तो देखो ये तो 40 है, अब यहाँ पे अगर ये वाला पेयर तुमको पता नहीं है, ठीक है, ये वाला पेयर तुमको पता नहीं है, और यहाँ पे कोई दो स्ट्रेट लाइन भी नहीं आई है कि हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा लें, तो यहाँ पे हम लोग लीनियर पेयर लगा सकते हैं। एक 40 है तो अगर ये लीनियर पेयर होगा तो दूसरा क्या होगा 140 होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम लोग 40 40 30 और 140 को अगर जोड़ दे, ठीक है, तो वो भी क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल आएगा। तो 40 प्लस, ठीक है, देखो 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा 80, ठीक है, 80 प्लस 140 कितना हो जाएगा 220, 220 प्लस 30 कितना हो जाएगा 250। देखो यहाँ से भी हमारे पास z की वैल्यू क्या है 250। तो इस तरीके से हम लोग रिफ्लेक्स एंगल को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दो अप्रोच मैंने आपके साथ डिस्कस की कि रिफ्लेक्स एंगल को किस तरीके से निकाला जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, ठीक है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को मेंशन करिएगा, क्या आपको किस स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, ठीक है। आप वीडियो का जो भी आप टाइम ड्यूरेशन है आप उसको वहाँ पे मेंशन करिएगा, किस टाइम ड्यूरेशन में आपको क्या पर्टिकुलर डाउट है, ठीक है, तो मैं वहाँ से आपका डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इन द गिवन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है, तो दो लाइंस है, एक एक्स वाई है एक एम एन है, जो कि एक दूसरे को ओ पे कट कर रही है, यहाँ पे कहीं पे कट कर रही है, ठीक है। इफ एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री, एंगल पी ओ वाई अगर 90 डिग्री को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल राइट, और बोला है पी ओ वाई हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, एंड ए इज टू बी हमको दिया हुआ है 2:3, तो हमको सी का वैल्यू बताना है, ठीक है। अब देखो अगर ए बी और 90 को जोड़ते हैं तो क्या हमको 180 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं,
ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज लीनियर पेयर्स है ना। तो अब a प्लस बी, ये 90 उधर चला जाएगा तो a प्लस बी बराबर कितना मिल गया? 90 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा हमको क्या दिया हुआ है? a इज टू बी बराबर 2:3 दिया हुआ है, करेक्ट है। अब देखो a इज टू बी का मतलब क्या है? हम लोग a अपॉन बी बराबर 2/3 लिख सकते हैं, करेक्ट है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, मान लो अगर यहीं से हम लोग a की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या करें? हाँ चलो, a की वैल्यू निकाल के या तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो या तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही b की वैल्यू मिलेगी आप वहाँ से a की वैल्यू निकालोगे। देखो समझो किस तरीके से करना है, ध्यान से समझना। यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालता हूँ तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 90 डिग्री माइनस से मिल जाएगी। अब उस b की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, सबसे पहले तो इसको रीअरेंज करता हूँ, 2/3 मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, अब अगर a की वैल्यू निकालनी है तो 2/3, b की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस ऑफ a, यही है। अब इसको सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे 2 इंटू 90 ब्रैकेट ओपन होगा ना, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 90 अपॉन में 3 माइनस का 2a अपॉन में 3 इक्वल्स टू हो जाएगा a। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 30 टाइम्स। अब ये 2a/3 को अगर इस तरह लेकर के आओ तो a प्लस 2a/3 इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका एलसीएम लो, 3a प्लस 2a 5a/3 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 5a/3 इक्वल्स टू 60 है ना। अब a की वैल्यू क्या होगी? 60 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन में 5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। a की वैल्यू कितनी आ गई? 12 3 जा 36। a की वैल्यू कितनी आ गई? 36 डिग्रीज आ गई, है ना। a की वैल्यू 36 डिग्री आ गई। अब हमको b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बेसिकली हमको निकालनी थी c की वैल्यू, ध्यान से समझना। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, c की वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें b की वैल्यू पता होगी। अगर b की वैल्यू पता होगी, देखो एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर b की वैल्यू पता होगी तो b और c को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? b और c को जोड़ोगे एक लीनियर पेयर बनेगा, लीनियर पेयर बनेगा, हमें इजीली c की वैल्यू वहां से पता चल जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या पता चली? a की वैल्यू। a की हेल्प से हम b की वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं। तो b की वैल्यू क्या होगी? देखो a की वैल्यू 36 है, यहाँ पे पुट करो इसको, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 माइनस ऑफ 36। ठीक है, ये हो गया 4 8 माइनस 3 5, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 54। b की वैल्यू आ गई 54। ठीक है, अब देखो 54 में ये c हमको नहीं पता है, तो अगर 54 प्लस सी करोगे तो क्या 180 बराबर आएगा? अब c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस ऑफ 54, करेक्ट है। 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6, 7 माइनस 5 2, 126 डिग्री आ गई c की वैल्यू। तो फाइनली हमें c की वैल्यू कितनी मिल गई? 126 डिग्रीज मिल गई। आया समझ में? इस तरीके से हम लोग देखो, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया है? बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है। यहाँ कहीं पे आपको दो इक्वेशंस मिले, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें ये रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ था ना, तो हमने इसको एक वेरिएबल ये बनाया, एक वेरिएबल को सेपरेट किया, दूसरे वेरिएबल को सेपरेट किया, राइट। अब इस वैल्यू को उठा करके दूसरे इक्वेशन में रख दिया। तो अब दूसरे इक्वेशन में जैसे रखा तो देखो हमारे पास वेरिएबल सेम हो गया। अब वेरिएबल अगर सेम होगा तो क्या हो गया? एक सिंपल इक्वेशन बन गई ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अब इसको सॉल्व करके बस सिंपली हमने क्या फाइंड कर लिया? वो वेरिएबल फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने लीनियर पेयर लगा करके, सॉरी, ए की वैल्यू फाइंड हो गई, फिर हमने उसको अगेन पुट किया, बी की वैल्यू मिल गई। जैसे ही बी की वैल्यू पुट मिली हमें, तो सी और बी में एक रिलेशन है, लीनियर पेयर का फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो वहां से हमने इजीली सी की वैल्यू भी निकाली। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि कहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। और अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड फास्ट हो रही है, या अगर कोई भी, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आता है, तो प्लीज आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड, मैंने इसको हाईलाइट भी किया, देखो, देन प्रूव दैट
ए ओ बी इज अ लाइन। अब देखो अगर ए ओ बी एक लाइन है, ठीक है, हमको प्रूव करना है क्या, ए ओ बी इज अ लाइन। अब अगर कहीं पे वर्ड लाइन का मिल जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमको वहां पे शो करना है एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री का सीधा सा मतलब क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, एक लाइन फॉर्म हो रही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब दो रे आपस में 180 डिग्री फॉर्म करती है तो इसका मतलब वो क्या फॉर्म कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे हमें ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ए बी और कोई के स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर हम इन चारों एंगल्स को अगर हम जोड़ते हैं, चारों एंगल्स को अगर हम जोड़ दें, जो कि क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 360 के बराबर होगा कि नहीं। पहले ये बात समझो कि अगर हम चारों एंगल्स को जोड़ देते हैं तो क्या वो एक कंप्लीट एंगल बनाते हैं या नहीं, बनाएंगे, राइट। तो अगर ये चारों एंगल्स कंप्लीट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, अब यूज करो यहाँ पे ये गिवन इन्फॉर्मेशन का। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो यहाँ पे जो एक्स प्लस वाई है और जो डब्ल्यू प्लस जेड है, क्या डब्ल्यू प्लस जेड को भी क्या मैं एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, या फिर एक्स प्लस वाई को डब्ल्यू प्लस जेड लिख लो, दोनों तरह की बात एक ही है, ठीक है, कुछ भी कर। हमें बस ये पता करना है कि अगर हम किसी भी दो एंगल को जोड़ते हैं तो हमें 180 डिग्री मिलता है। बस जहां हमने ये प्रूव कर दिया, इसका मतलब वो बेस लाइन क्या है, हमारी स्ट्रेट लाइन है, सिंपल। एक्स प्लस वाई क्या फॉर्म हो रहा है, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 360/2, कितना हो गया, 180 डिग्री। तो मतलब यहाँ से क्या प्रूव हो गया, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x प्लस वाई 180 डिग्री जैसे ही हमने प्रूव किया, इसका क्या मतलब है कि अगर x और y को ऐड करते हो तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है। उसी तरीके से अब अगर x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री और x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, तो इसका मतलब डब्ल्यू प्लस जेड को भी जब आप जोड़ रहे हो तो भी आपको क्या मिल रहा है, 180 डिग्री। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ से भी आपको एक वही क्या है, बेस लाइन आपकी सेम है, ऊपर आपका x प्लस वाई फॉर्म हो रहा है, नीचे आपका डब्ल्यू प्लस जेड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर क्यू ये दोनों बराबर है। एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल और एंगल पी आर क्यू ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है। तो प्रूफ करो कि पी क्यू एस और पी आर टी बराबर होंगे। मतलब पी क्यू एस ये वाला एंगल, क्योंकि मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। कभी भी अगर प्रूफ वाले क्वेश्चन या फिर कभी भी ना एंगल्स आपको ज्यादा लिखने पड़े तो उन एंगल्स को कोशिश करो एक नाम से, एक नेम दे दो उस डायग्राम में, एक नेम से उसको डिनोट कर दो, तो आपको कैलकुलेशन पार्ट ना वो इजी बन जाएगा और अच्छे से आप उसको समझ पाओगे। क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब हम लोग ये कैलकुलेशन पार्ट जब हम लोग अभी आगे करेंगे कुछ क्वेश्चन, जब प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन करते हैं ना, उसमें हर बार एंगल पी क्यू आर पी एस टी और ना कुछ भी एंगल्स हम लोग लिखते हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप कोशिश करो कि एंगल्स को एक पर्टिकुलर नाम से असाइन कर दो, एक नेम दे दो। जैसे यहाँ पे एक्स दे दिया मैंने, इसको मैंने बोला वाई, ठीक है। अब देखो ये एंगल को पी क्यू आर लिख दो या फिर इसको दे दो नेम ए, इसको दे दिया मैंने नेम बी। अब यहाँ पे क्या बोला है, ए और बी एक दूसरे के बराबर है, तो चाहे ए लिखो या फिर बी। मतलब क्या है, यहाँ पे ए बराबर है बी के, है ना, ए और बी एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। अब ए और बी दोनों बराबर हैं तो उसको अलग अलग नाम ना देके इस तरीके से लिख दो, दोनों को ए बोल, बराबर है ना दोनों, तो यहाँ पे मैंने ए से डिनोट कर, ठीक है। अब क्या बोला, अब यहाँ पे देखो हमें प्रूव करना है एक्स और वाई बराबर है, यही तो प्रूव करना है ना, क्योंकि पी क्यू एस को हमने एस डिनोट किया है और पी आर टू को वाई से डिनोट किया है। हमें प्रूव करना है कि एक्स और वाई बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए और वाई को जोड़ो तो क्या हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना। तो अगर यहाँ पे ये लिख दो ए प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्या गलत हो जाएगा, नहीं। उसी तरीके से ए प्लस एक्स, इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, यहाँ पे ए प्लस एक्स लिखो, क्या वो हमें 180 डिग्री दे रहा है, हाँ जी बिल्कुल दे रहा है, करेक्ट है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दो इक्वेशंस आ गई, दो इक्वेशंस आ गई ना। अब अगर दो इक्वेशंस आ गई हैं तो इसका एक साइड देखो बराबर है, तो क्या यहाँ से हम लोग ए प्लस वाई बराबर ए प्लस एक्स लिख सकते हैं। ए से ए हो गया कैंसिल,
तो क्या बचा y बराबर x। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि x और y एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, बस थोड़ा मोड़ा सा ऊपर नीचे एंगल्स को चेंज करो, इक्वेशन को उठा ऊपर नीचे करो, उठा पटक करो, बस आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान से समझना किस तरीके से मैं बता रहा हूँ। इन द गिवन फिगर, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये। इन द गिवन फिगर्स पी ओ क्यू इज अ लाइन। ठीक है, पी ओ क्यू क्या एक लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ओ आर जो ये रे है ये ओ क्यू पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री बना रहा है बेस लाइन। ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ठीक है, क्या बोला है, ओ एस एक अनदर रे है जो कि कहाँ लाई कर रही है, लाइन बिटवीन ओपी, ये ओपी एक रे और ओ आर एक रे। ठीक है, ओपी और ओ आर के बीच में लाई कर रही है। तो हमें ये बताओ, आर एस प्रूव करके बताओ कि आर एस जो है वो होगा इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो मतलब क्या है, हमको कंपेयर करना है आर ओ एस को। पहले तो हम लोग क्यू ओ एस से कंपेयर करेंगे, उसके बाद सेम एंगल को हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, पी ओ एस से कंपेयर करेंगे। बस दो इक्वेशन फॉर्म करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो, अब हमको ये फाइंड करो कि आर ओ एस से और क्यू ओ एस में, देखो आर ओ एस और क्यू ओ एस में क्या कोई रिलेशन है, कैसे फाइंड करेंगे। देखो, आर ओ एस ये वाला एंगल है, आर ओ एस है ना, और क्यू ओ एस ये है। ठीक है, तो अगर यहां पे लिखना चाहो तो क्यू ओ एस एंगल क्यू ओ एस बराबर, आप देखो ये तो 90 डिग्री है। ये एंगल हमारा क्यू ओ एस है। क्यू ओ एस को अगर आप ब्रेक करो तो क्या आप इसको क्यू ओ आर और आर ओ एस में ब्रेक कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रूव भी आर ओ एस में करना है, अगर मानो तो यहाँ पे इसको एक्स और इसको वाई नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर एक्स और वाई नाम दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना पड़ेगा, आर ओ एस क्या है, एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस। क्यू ओ एस को आप क्या नाम दोगे, एक्स प्लस 90 माइनस पी ओ एस कितना है, ये आपको। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस जो कि क्या है, एक्स प्लस 90 डिग्री है ना। क्यू ओ एस से लिखे पहले, उसके बाद फिर इस तरीके से बता, एंगल क्यू ओ एस ये किसके बराबर है, क्यू ओ एस जो है वो क्या हमारा एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू के बराबर है। एंगल एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू के बराबर है। या फिर अगर इसको आप उल्टा लिखो तो आप ये लिख सकते हो कि एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस के बराबर है। भाई अगर इन दोनों एंगल को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, क्यू ओ एस मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। अब देखो, अब क्यू ओ आर क्या है, क्यू ओ आर की वैल्यू 90 डिग्री है कि नहीं है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर दो। क्यू ओ एस हमको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस आर ओ एस इसी को तो निकालना है। तो एक काम करो, इसको निकालना है ना, इसको एक तरफ रखो, बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ भेज दो। तो यहाँ पे एंगल आर ओ एस को अगर मैं इस तरीके से लिखूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, क्यू ओ एस माइनस ऑफ 90 डिग्री। पहले तो ये कंफर्म करो ये करेक्ट लिखा है कि नहीं। ठीक है, अब अगर ये सही है तो हम लोगों ने एक कंपेरिजन क्यू ओ आर और किससे कर दिया, क्यू ओ एस से कर दिया। दूसरा कंपेरिजन करो आर ओ एस से, सॉरी आर ओ एस से और क्यू ओ एस से, पहले हमने कंपेरिजन किया। दूसरा कंपेरिजन आर ओ एस और पी ओ एस से करना है। ठीक है, तो आर ओ एस और पी ओ एस से क्या कंपेरिजन करोगे, देखो कोई क्या रिलेशन है क्या, कोई फाइंड करो। आर ओ एस और पी ओ एस, अगर हम इन दोनों एंगल को जोड़ते हैं, एंगल आर ओ एस और एंगल पी ओ एस, तो क्या मुझे 90 डिग्री मिल रहा है क्या। भाई अगर इतना एंगल 90 है, ठीक है, तो बचा हुआ एंगल भी तो 90 डिग्री होगा ना, तभी तो ये पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। तो ये क्या क्या ये दोनों 90 डिग्री है। अब यहाँ से अगर मैं एंगल आर ओ एस की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या वो 90 माइनस एंगल पी ओ एस होगा। देखो दो इक्वेशंस आ गई। इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लो
इसको अगर एक क्वेश्चन नंबर 2 मान लो तो क्या दो एक क्वेश्चन आ गई। अब यहाँ पे बस इन दोनों क्वेश्चंस को क्या करना है, हमें ऐड कर देना। जैसे ही इन दोनों क्वेश्चंस को आप ऐड करोगे तो देखो ये साइड एंगल आर ओ एस, ये साइड एंगल आर ओ एस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 एंगल आर ओ एस हो जाएगा, 2 एंगल आर ओ एस हो जाएगा। उसके बाद क्यू ओ एस -90, ठीक है, इसको मैं दूसरा पेज में, एक इक्वेशन जो हमको मिली है एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस -90, है ना। दूसरी क्या मिली है, आर ओ एस इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल। अब अगर इन दोनों को आप जोड़ते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो ऐड, तो एंगल 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्यू ओ एस। अब यहाँ पे जब जोड़ोगे इसको तो क्या यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्यू ओ एस -90 प्लस 90, ठीक है, माइनस एंगल पी ओ, -90 प्लस 90 हो गया कैंसिल, क्या बचा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल, ये किसके बराबर है, 2 ऑफ आर ओ एस के। अब अगर आर ओ एस ऐसे लिखो तो क्या इसको अगर नीचे इस 2 को नीचे भेजोगे तो क्या क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस लिख सकते हो। यही तो हमको प्रूव करना था एट लास्ट, हो गया प्रूफ। अब उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पे दो वैल्यूज थी ना, कि ये तो 90 हो गया था, इसको x माना था, इसको y माना था, ठीक है। एक तो हो गया, हमें x के फॉर्म में दोनों इक्वेशन बनानी थी, तो एक तो x प्लस 90 बराबर x प्लस 90 जो था पूरा एंगल था, उसको हम लोगों ने किसमें ब्रेक किया था, x, देखो हमें एक इक्वेशन जो क्यू ओ एस की निकालनी थी, राइट, तो क्यू ओ एस जो बराबर एंगल था वो x प्लस 90 के बराबर था, है ना, x प्लस 90 के बराबर था क्यू ओ एस। अब अगर क्यू ओ एस को मान लो कोई एक दूसरा नाम दे दो या फिर इसको काम करो, यहाँ पे इसको ना ये करो, क्यू ओ एस को आप एक काम करो, z मान लो, ठीक है, इसको आप x मान लो, तो आप y, ठीक है। अब क्यू ओ एस जो कि हमारा कितना है z, ये कितना है z इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है, क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस के बराबर है। क्यू ओ आर कितना है 90 डिग्री, प्लस आर ओ एस कितना है x, हमको किसके बराबर लाना है, x के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z -90 हो जाएगी, ठीक है, z -90 हो गई। उसके बाद अब यहाँ पे देखो दूसरे कंडीशन में, तो क्या यहाँ पे हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू 90 लिख सकते हैं, तो सिंपल x इक्वल टू 90 माइनस वाई लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब हमें दोनों को खाली ऐड करना है, तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू, सेम साइड ऐड होंगे 2x इक्वल टू z, यहाँ पे क्या है देखो z -90 है, यहाँ पे 90 माइनस वाई है। अब समझना है यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, z को मैंने किससे डिनोट किया, क्यू ओ एस से डिनोट किया, करेक्ट है, z -90 और फिर प्लस 90 माइनस, देखो 90 से 90 कैंसिल, क्या हो गया 2x इक्वल टू z माइनस वाई, x इक्वल टू क्या हो गया हाफ z माइनस वाई, ठीक है। अब इस फॉर्म में भी एक इक्वेशन बन गई हमारी। अब हमने देखो यहाँ पे आर ओ एस को किससे डिनोट किया था, x से डिनोट किया था, ठीक है। क्यू ओ एस को किससे डिनोट किया था, क्यू ओ एस हमारा z था, देख लो क्यू ओ एस हमारा z था, और पी ओ एस क्या था, पी ओ एस हमारा y था। इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर देखो करोगे तो देखो हमारा ना थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्ट हो गया बस, और कुछ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री। कोई एक एंगल एक्स वाई जेड है जो कि 64 डिग्री, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एक्स वाई या एक्स वाई जेड, इस तरीके एक्स वाई जेड, ये एक एंगल है, कितना है 64, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, मतलब एक एक्स वाई लाइन को आगे तक बढ़ाया गया है, एक्स वाई लाइन को आगे तक प्रोड्यूस किया गया है, और ये जो लाइन प्रोड्यूस की गई है ये कहां तक की गई है आपकी, पी पॉइंट तक। तो सपोज करो कोई ये पॉइंट पी है, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है हमने ड्रॉ कर लिया। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्स, अब देखो यहाँ पे कोई एक रे वाई क्यू है जो कि जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है कि कोई भी एंगल अगर बना हुआ है, कोई भी एक एंगल है, सपोज करो अगर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का अगर मैं आपसे बाइसेक्टर पूछूं तो मतलब क्या होगा कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो बाइसेक्टर मतलब कोई एक लाइन होगी जो इस एंगल को बराबर बराबर 45 यहाँ और 45 यहाँ, इन दोनों 45 में ब्रेक कर रही होगी। इसका क्या मतलब होता है, एंगल बाइसेक्टर इसको बोलते हैं। तो जेड वाई पी पे वाई क्यू एक एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कोई एक ये लाइन होगी, ये क्या होगा वाई क्यू, करेक्ट है। अब यहाँ से जो भी एंगल बनाएगा वो दोनों सेम होंगे, बाइसेक्टर है क्योंकि, है ना, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब ये दोनों एंगल अगर बराबर है तो बोला है फाइंड एक्स वाई क्यू, हमको एक्स वाई क्यू की वैल्यू बताओ, मतलब 64 प्लस एक्स की वैल्यू बताएंगे। 64 प्लस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे क्या, हमें पहले तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। एक्स की वैल्यू जैसे मिल जाएगी 64 में ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो उसको ऐड, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए करना क्या है, देखो यहाँ पे एक्स वाई क्या है, एक्स वाई पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे 64 प्लस एक्स क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, 64 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, तो मतलब 64 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री हो गया। तो 2x बराबर क्या हो गया 180 माइनस 64, ठीक है। अब 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 7 माइनस 6 1 1, 2x, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 116/2, 2 5 10, 1 2 8 16, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 58 डिग्रीज आ गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारे पास 58 डिग्रीज आ गई, ठीक है। तो अगर एक्स की वैल्यू 58 है तो हमसे 64 प्लस एक्स पूछा है, तो 64 प्लस एक्स कितना होगा, सिक्सटी फोर प्लस एक्स कितना हो जाएगा 64 प्लस 58, 8 4 12, 6 5 11, 122 डिग्री, 122 हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट, find the value of x and y and then show that AB is parallel to CD। अब देखो, अब हमें प्रूव करना है ABCD क्या है, पैरेलल है। ये पैरेलल लाइन वाला जहाँ कॉन्सेप्ट आया ना, इससे पहले हमें अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखो ध्यान से समझना यहाँ से, ठीक है। सपोज करो कोई दो पैरेलल लाइंस हो, अब इन दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कोई कट करके जा रही है, ठीक है। इन दो पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन है जो कि कट करके जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं, और इस लाइन, ये जो लाइन है राइट, जो इन दोनों लाइन पैरेलल लाइन को कट कर रही है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सपोज करो कुछ एंगल्स बन रहे होंगे, क्योंकि एक कोई एंगल में डिवाइड कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये बताओ
यहाँ पे देखो ये वाली जो लाइन है, सपोज करो ये लाइन कोई एम है, ये एन है, ठीक है, एम है, एम और एन क्या है, पैरेलल लाइन है, उसको ये कोई लाइन ओ है जो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो ये बताओ 1 और 4 एक दूसरे के बराबर होंगे कि नहीं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जब कोई भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे अगर जो एंगल बनते हैं, वहां पे अगर कोई भी एंगल बन रहा है तो उस एंगल को क्या बोलेंगे, वहां पे जो दो अपोजिट एंगल बनेंगे वो दो एंगल बराबर होंगे, एक्स और एक्स, और ये दोनों एक्स का रिलेशन क्या होगा, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बराबर होंगे, करेक्ट है। अब अगर ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल के बराबर है तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, उसी तरीके से एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, सेम उसी तरीके से एंगल 5 एंगल 8 के बराबर हो गया, एंगल 6 एंगल 7 के बराबर हो गया, और ये सब किसके बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बराबर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब देखो अब क्या इसमें कुछ और भी रिलेशन है, हाँ क्या, मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 और 6 भी एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है, 3 और 6 भी एक दूसरे के बराबर होंगे, सही बोला, 3 और 6 एक दूसरे के बराबर होंगे। यहाँ पे देखो पढ़ तो रखा ही होगा है ना, इतना टाइम हो चुका है ऑलरेडी, फिर भी नहीं याद आ रहा। ये जो 3 है यहाँ पे ये जो 3 है, ये जो 3 है और ये जो 5 है ये एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। 3 क्या बोला मैंने, एंगल 3 और एंगल 5 एक दूसरे के बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, जब कोई भी एंगल, ध्यान से समझना, अगर इसको ध्यान से देखो तो क्या यहाँ पे आपको कोई एक जेड फॉर्म होता दिख रहा है क्या आपको कोई एक जेड फॉर्म होता दिख रहा है ना, तो जहां पे भी जेड फॉर्म हो इस तरीके से, और जेड के कोने में जो एंगल्स बन रहे हैं वो हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो, और जब ऐसे एंगल्स बराबर होते हैं तो उनका क्या नाम दिया जाता है, उनको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोला जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसी तरीके से अगर 3 और 5 बराबर है तो देखो, अगर क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या यहाँ पे उल्टा जेड तो ये भी बन रहा है एक, तो क्या 4 और 6 भी बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 6 भी बराबर होंगे, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, क्या बोलेंगे इनको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब समझ में आया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल समझ में आया क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ में आया क्या होता है, ठीक है। दो चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद यहाँ पे एक और चीज होती है, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, मतलब जेड के अंदर वाला, उसी तरीके से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होता है। वो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जेड के जो बाहर वाले जो एंगल होते हैं ना, बाहर वाले, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। मतलब ये जो 1 है ये 7 के बराबर होगा, समझ रहे हो, एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा। उसी तरीके से एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। देखो अब अगर हो सकता है शायद कंफ्यूजन हो रही हो कि अल्टरनेट एंगल जो एक्सटीरियर एंगल हम बोल रहे हैं ये कैसे बराबर हो सकते हैं, कैसे बराबर हो सकते हैं। देखो अगर मैंने आपसे बोला कि 1 और 7 बराबर होंगे तो किस तरीके से होंगे वो समझो। 1 जो है 4 के बराबर होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये 4
ये 6 के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये 6 अगेन 7 के बराबर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एट द एंड अगर कोई चीज है जो 1, देखो 1 और 4 के बराबर है, ठीक है, और ये 4 जो है वो 6 के बराबर है, और ये 6 जो है वो 7 के बराबर है, तो क्या 1 7 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। ये बेसिकली पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का। लेकिन अब आई थिंक वो चैप्टर डिलीट हो गया, ठीक है, डिलीट हो गया बेसिकली आपके सिलेबस। इस वजह से मैंने उस चैप्टर को कवर नहीं किया है, मैंने डायरेक्टली आपका लाइन्स एंड एंगल स्टार्ट किया, ठीक है। तो वहां से हम लोग अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को ढूंढते हैं कि कैसे 1 और 7 बराबर हुए, 2 और 8 बराबर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल हम उन एंगल्स को बोलते हैं जैसे कि ये 6 और ये 1, ये 6 और 1 आपस में क्या है? इक्वल है। मतलब जैसे कि यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। उसी तरीके से ये वाला और ये वाला बराबर होगा, सेम उसी तरीके से ये वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल ये वाला एंगल। आया समझ में? तो देखो एंगल 1 एंगल किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। एंगल 1 एंगल 6 के बराबर होगा। सेम उसी तरीके से एंगल 2 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 5 के बराबर होगा। अब एंगल 3 एंगल 8 के बराबर भी होगा, और एंगल 4 जो है वो एंगल 7 के बराबर होगा। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एक लास्ट एंगल है, उसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल कब बनते हैं, कैसे बनते हैं? देखो जैसे एक और ले लेता हूँ मैं, राइट, इसमें देखो दो पैरेलल लाइंस है, को इंटीरियर एंगल, जैसे कि ये वाला एंगल ये वाला एंगल, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? को इंटीरियर। मतलब दो पैरेलल लाइन के अंदर वाला एंगल, जैसे कि ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया। अगर हम इस एंगल में बात करें तो यहाँ पे 3 और 6 को इंटीरियर एंगल बराबर नहीं होते। को इंटीरियर एंगल में क्या होता है कि उन दोनों एंगल्स का समेशन हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 + 6 क्या होगा? एंगल 3 + एंगल 6 क्या होगा? 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 5 कितना होगा? वो भी हमारा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, जिन एंगल्स का समेशन क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखो ये बेसिकली को इंटीरियर एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमको किन्हीं भी दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना होता है। तो देखो अगर कोई भी दो लाइंस है, अगर उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल, जैसे ये एक्स है, ये एक्स है और ये वाई, अगर इन दोनों एंगल्स का समेशन 180 डिग्री है, तभी हम बोलेंगे कि ये जो दो गिवन लाइंस हैं एक्स और वाई, ये दोनों क्या होंगी? पैरेलल होंगी। अगर इनका समेशन 180 के बराबर नहीं है तो हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है, कि एक्स इज, क्या बोलेंगे? एक्स इज नॉट, उस केस में एक्स और वाई के, एक्स वाई के पैरेलल नहीं हो, पैरेलल टू वाई, ठीक है। इतना समझ में। अब देखो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखो हमें एक्स और वाई के, वाई को पैरेलल, सॉरी, ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करना है पहली बार। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है? एक्स और वाई भी फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, पहले एक्स और वाई को फाइंड करते हैं। तो देखो ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। देखो यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि जो वाई की वैल्यू है वो 130 होने वाली है। रीज़न बताओ, रीज़न कमेंट बॉक्स में मेंशन करो क्या होगा। वाई की वैल्यू 130 डिग्री क्यों होगी? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। अब अगर वाई 130 डिग्री है
तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ y इक्वल्स टू एक्स बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या x भी हमारा कितना हो जाएगा 130। अब अगर x हमारा 130 हो गया, अब हमको ये प्रूव करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। तो अभी मैंने क्या बताया, ए बी और सी डी पैरेलल होने के लिए ये वाला एंगल और ये x, अगर इन दोनों को सम कर दोगे, अगर वो वैल्यू हमारी किसके बराबर आ रही है 180 के बराबर आ रही है, इसका मतलब ए बी और सी डी के, ए बी सी डी के क्या है पैरेलल है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये एंगल निकालना है। मान लो ये एंगल हमारा z, तो अगर ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50। ये x हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, कितना है 130। अब देखो x प्लस जेड करो, x की वैल्यू कितनी है हमारी 130, ठीक है। z की वैल्यू कितनी है अभी हम लोगों ने निकाली 50। देखो क्या वो 180 के बराबर आ रही है, अगर 180 के बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट, if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and Y is to Z equals to 3:7, then find X। ठीक है, अब देखो इन क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी है। हम लोगों ने 2 पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस है, कोई नहीं, हम इसको 2-2 में तोड़ देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करो, क्या बोला है Y और Z के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3:7 का दिया है ना। तो देखो y is to z, y is to z बराबर कितना दिया हुआ है 3:7, ये दिया। यहां से क्या हम लोग ये लिख सकते हैं y अपॉन जेड इक्वल्स टू 3/7 लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो ठीक है। अब ये बताओ y इक्वल्स टू, क्या ये लिख सकते हैं 3z अपॉन में 7, हाँ हाँ या ना। उसके बाद ये देखो x और y दोनों पैरेलल लाइन है, ये तो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब उन दोनों पैरेलल लाइन की सेम साइड अंदर की तरफ बन रहे हैं दोनों एंगल, तो इन दोनों एंगल्स का जो समेशन होगा वो हम लोगों ने भी क्या पढ़ा है 180 डिग्री होगा। अब यहाँ से y की वैल्यू z के फॉर्म में आ चुकी है, y की वैल्यू z के फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए थी x के फॉर्म में। देखो समझो, ये हमारी लाइन पैरेलल है, ये लाइन सॉरी ये ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो क्या ये बोल सकते हैं ए बी और ई एफ भी पैरेलल होंगी, है ना। अब ए बी और ई एफ अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और ये एंगल अगर x है तो ये एंगल जो z है, तो क्या x और z एक दूसरे के बराबर होंगे कि नहीं, पहली बात तो ये बताओ, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो x इक्वल टू z, x इक्वल टू z बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अगर x और z के इक्वल है तो क्या यहाँ पे हम z को रिप्लेस करके x लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या x प्लस 3/7x इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अब देखो 7x प्लस 3x अपॉन 7 इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे हो गया ये 10x इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय 7, x की वैल्यू 180 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 10, ठीक है। ये 10 0 से 0 कैंसिल, 18 7 का 126 डिग्री। ये हमारा फाइनल x की वैल्यू आ गई, आया समझ में। बस यहाँ पे हमें ये x और z को एक तरीके से ध्यान में रखना था, ठीक है। अगर x और z के बीच में रिलेशन अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो आप इजीली यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी इक्वल्स टू 126 डिग्री, फाइंड एंगल ए जी ई जी ई एफ एंड एफ जी बी। देखो ए बी और सी डी पैरेलल दिया हुआ है ऑलरेडी, उसके बाद क्या बोला है ई एफ जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये एंगल 90 डिग्री है।
ये एंगल कितना है 90 डिग्री है ना। और जी ई डी कितना दिया हुआ है, ये क्या है हमारा ई है, तो टोटल हमारा जी ई डी, जी ई डी ये टोटल हमको कितना दिया हुआ 120 डिग्री पूछा है। सबसे पहले तो ये बताओ ए जी ई कितना होगा जी। अब ये बताओ ध्यान से समझना, ये लाइन क्या है हमारा ए बी, ये लाइन क्या है हमारा सी और डी, उसमें से ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये एंगल अगर 120 दिया हुआ है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली क्या एंगल ए डी ई को 120 डिग्री लिख सकते हैं। अब 120 डिग्री जब लिखोगे तो किससे लिखोगे, बाय द हेल्प ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद नेक्स्ट एंगल कौन सा फाइंड करना है, ए जी तो फाइंड कर लिया, जी ई एफ फाइंड करना है, जी ई एफ ये वाला एंगल। अब तो दूसरे पॉइंट जी ई एफ ये फाइंड करना है। तो जी ई एफ जो है उसको फाइंड करने के लिए क्या करोगे, देखो ए जी हमने 120 डिग्री फाइंड किया, ये ए जी और देखो एफ जी ई ये क्या बना रहे हैं लीनियर पे बना रहे हैं। तो अगर ये 120 है तो ये 60 डिग्री होगा। ये अगर 60, देखो ये क्वेश्चन ना हम लोग ओरली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी इन क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करेंगे अपने, स्पेशली आपके बोर्ड एग्जाम जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, तो प्लीज मेक श्योर करना आप, जैसे मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ 120 और 60, तो उसको आप प्रॉपरली एक क्वेश्चन के फॉर्म में मेंशन करना, ठीक है। आप अगर एक क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो हो सकता है आपके टीचर मार्क्स काट लें, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सब्जेक्टिव एग्जाम है, ठीक है। अब यहाँ पे 120 या 60 है, ठीक है, तो वो कितना हो गया हमारा 180 हो गया, तो ये 60 आ गया, ये 60 है। देखो अगर ये 90 है अगर, तो ये भी क्या हो जाएगा 90। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, अगर ये 90 है ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, इसको x मान लो। तो यहाँ पे जैसे मेंशन भी करना, इन ट्राइंगल किस ट्राइंगल बात करो जी ई एफ, ठीक है, जी ई एफ में x प्लस 60 प्लस 90 इक्वल्स टू क्या है 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू क्या है, सॉरी x, आप पहले 60 और 90 को ऐड करो क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 150, ठीक है, कितना आ गया 30 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 30, है ना। अब यहाँ पे x क्या था हमारा जी ई एफ था, तो इसका मतलब एंगल जी ई एफ की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री का। अब जी ई एफ की वैल्यू आ गई, अब क्या पूछा है एफ जी ई, एफ जी ई कहाँ पे एफ जी ई, वो तो हम निकाल ही चुके हैं ना उसकी डिग्री, पहले निकाल लिया था हमने। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इन तीनों एंगल्स को निकालेंगे। बट प्लीज ये मेक श्योर करना जब भी आप इन क्वेश्चंस को सब्जेक्टिव अप्रोच से आप सॉल्व करोगे, तो जो भी स्टेप्स आप सोच रहे हो, जिस तरीके से आप क्वेश्चन को सोच रहे हो उस तरीके से आपको क्वेश्चंस को लिखना भी है साथ में, कौन सी क्वेश्चन को क्या नाम देना है, किस, अगर आप ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, अगर कोई एक हमारे पास एक ट्राइंगल है उसमें तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, यही हमारा ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये सब क्वेश्चन ना थोड़े से इसमें हमें आइडिया नहीं लगता है कि हमें करना क्या है, किस तरीके से एंगल निकालना है, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस में क्या करना है, देखो आप बोला क्या है यहाँ पे पी क्यू और एस टी जो है पैरेलल लाइन है, मतलब ये जो पी क्यू है और ये जो एस टी है ये पैरेलल लाइन, ठीक है। अब क्या बोला है पी क्यू आर, पी क्यू ये पॉइंट है आर, इसके बीच का एंगल दिया है 110 डिग्री, और बोला है आर एस टी, आर एस टी दिया 180 डिग्री। तो बोला है क्यू आर एस ये वाला एंगल क्या होगा, उसको निकालने के लिए क्या करो, एक डॉटेड लाइन बना, एक लाइन पैरेलल जो है इन दोनों के जो कि पैरेलल होगी उसको यहाँ पे ड्रॉ कर, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो जब यहाँ पे ड्रॉ करोगे
ठीक है, ये पैरेलल लाइन एक ड्रॉ है ना। अब देखो, जैसे ही हमने एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है, हमने क्या किया था, बेसिकली इमेजिन किया है, हाइपोथेटिकली ये लाइन को हमने ड्रॉ किया हुआ है, जो कि हम मान रहे हैं कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, मान लो ये लाइन है, इसका नाम है MN। ये लाइन PQ, देखो PQ और ST दोनों का पैरेलल है। अब मेरी बात समझना, अगर PQ के पैरेलल ये लाइन है, तो यहाँ पे कोई एक एंगल अगर मैं बात करूँ y होगा, ठीक है, तो ये अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या 110 और y का जो समीशन होगा क्या वही 180 डिग्री के बराबर होगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट है। तो यहाँ पे PQR, एंगल PQR प्लस एंगल MRQ इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे ये तो हमारा 110 है, इसको हमने माना था y, ये किसके बराबर हो गया 180, ठीक है, ये तो आ गया, समझ आया। अब एक बात समझना, यहाँ पे बस हमें इतना, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है वैल्यू x की। तो उसके लिए हमें y की वैल्यू देखो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये भी आप एक ओवरव्यू समझो। अब ये ST लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे अगर इसको z मान लेते हैं तो z प्लस 130 है ना। अगर यहाँ पे TSR, एंगल TSR प्लस एंगल MNS, एंगल RS, ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। अब TSR हमको दिया हुआ है 130 प्लस M, यहाँ पे N था ना, NRS, ये कितना है हमारा z हमने माना हुआ, ये 180 डिग्री। अब देखो यहाँ से y निकालेंगे, यहाँ से x निकालेंगे, ये लाइन मैंने पैरेलल बनाई है, पैरेलल लाइन मतलब 180 डिग्री। तो अगर y और z की वैल्यू पता हो गई तो x की वैल्यू तो हम इजीली निकाल लेंगे, उनको जोड़ के अगेन इसको 180 डिग्री के बराबर करेंगे, इजीली आ गया ना। तो अब यहाँ से पहले y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 110, वो कितना हो गया 70 डिग्री हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। अब z की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 130, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री, ठीक है। अब अगर z की वैल्यू 50 आ गई, इसकी वैल्यू आपकी 70 आ गई, ठीक है। अब अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड करते हो, ये क्या 180 डिग्री हो गया। ये फायदा होता है एंगल्स को नेम देने का, अदरवाइज आप पूरे एंगल्स लिखते हैं, है ना। अब देखो y क्या है हमारा 70, z क्या है 50 इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 70 प्लस 150, सॉरी 70 प्लस 50 120 80, x इक्वल टू क्या आ गया 180 माइनस 120, x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 60 डिग्री। यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला है, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इज गिवन एज 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज गिवन एज 127 डिग्री, देन फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, ए बी और सी डी ये दोनों लाइंस क्या दी हुई है, पैरेलल दी हुई है, ठीक है। ठीक है, तब ये हमको पता है। अब क्या बोला है, ए पी क्यू भी 50 डिग्री है, ए पी क्यू जो है वो 50 डिग्री है और पी आर डी ये 127 डिग्री है। तो हमको एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। सबसे पहला काम जो यहाँ पे करना है, देखो ये लाइन देखो, ये लाइन ए पी ए बी है ना, और ये लाइन अगर सी डी, इन दोनों के बीच में कहीं पे ये लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, समझो कर रही है कि नहीं। तो अगर ये 50 है तो ये कितना होगा 50 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू सीधा कितनी आ गई 50। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो ये कितना है 50 बाय अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगे।
अब हमें बचा क्या है निकालना, वाई, खाली वाई फाइंड करना है। वाई फाइंड करने के दो तरीके। पहला तरीका, ये 127 है तो ये वाला एंगल निकाल लो, ठीक है। तो अगर 180 में से 127 को घटाओगे, ठीक है, क्या बेसिकली हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, अगर इसको z मान लो, z प्लस 127 बराबर कितना होता है 180 डिग्री। z को निकालने के लिए क्या करोगे, 180 में से 127 को घटाओगे, वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 10 में से 7 गया कितना बचा 3, 7 में से 2 गया कितना बचा 5, कितना बचा 53। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 53। अब ये 50 है ये 53 है, बाय ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी इस इन दो तीनों को ऐड करोगे, अगर एक्स वाई और जेड को अगर आप ऐड करोगे तो क्या ये 180 डिग्री के बराबर आएगा, है ना। अब अगर ये 180 डिग्री के बराबर है, एक्स की वैल्यू 50 ऑलरेडी हमने फाइंड की हुई है, वाई की वैल्यू निकालनी है और जेड की वैल्यू कितनी है 53, इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। अब वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180, ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 103, तो माइनस 103 हो गया, समझ। तो यहाँ पे कितना बचेगा 77 डिग्री, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 77 डिग्री आ गई। अब इसको दूसरी तरीके से किस तरीके से निकाला सकता है वो समझो। ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे कोई एक एंगल होगा, मान लो ए, तो 127 और ए को जोड़ोगे तो वो 180 आएगा, जैसे कि यहाँ पे आया था जेड और 127 को जोड़ा तो 180, वैसे ही यहाँ पे जोड़ोगे तो वो 180 आएगा। लेकिन यहाँ पे जोड़ा तो लीनियर पेयर बनना था, यहाँ पे जब जोड़ोगे तो वो को इंटीरियर एंगल बनेगा। तो यहाँ से जब आप निकालोगे ए की वैल्यू वो कितनी आएगी 53। अब देखो 53 50 और वाई को जोड़ोगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा, 53 और 50 क्या हो जाएगा 103, 103 को 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, अगेन आपका 77 आएगा। दोनों तरफ से आंसर हमारा क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं। आया समझ में, करने नहीं आया है तो प्लीज आप इसको एक बार कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप एक बार प्लीज मेंशन करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहाँ पे क्या है, देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो मिरर्स दिए हुए हैं, ठीक है। क्या बोला है, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखेंगे कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है। अब क्या बोला है, एन इंसिडेंट रे ए बी। अब यहाँ पे देखो जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का लग रहा है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक इंसिडेंट रे किसी एक प्लेन मिरर को टकरा रही है तो उसके बाद जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो उसके बीच में अगर हम लोग नॉर्मल लेते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, सपोज करो इसका नाम है एम, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इसका नाम हो गया एम, ठीक है। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है, अगर पी क्यू और आर एस आर पैरेलल लाइंस हैं तो हम लोग जो ड्रॉप कर रहे हैं बी एम इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एंड सी एन इज परपेंडिकुलर ऑन आर एस। अब ये समझो ये दोनों लाइन पैरेलल है, उसके इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन, तो क्या ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। अब अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो क्या ये बीसी लाइन हमारी ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम करेगी। अब अगर ये बीसी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम करेगी तो ये बताओ ये जो एंगल है, ठीक है, मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है ये और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। उसी तरीके से ये वाला एंगल, अब हमको नहीं पता कि ये बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ध्यान से समझना, अगर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, तो क्या ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, ठीक है, ये अगर आई है ये आर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो दो एंगल बनेगा तो ये और ये बराबर होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये बताओ, होगा बराबर होगा, ठीक है। अब देखो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे प्लेन मिरर को हिट करने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती है तो उस केस में जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये बराबर होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो यहाँ पे ए बी एम एंगल ए बी एम ये बराबर होगा राइट एंगल एम बी सी के।
उसी तरीके से अगर यहाँ पे जब एंगल आ रही है सी पॉइंट पे, तो ये क्या हो रही है, एक तरीके से इंसिडेंट रे की तरह रिएक्ट कर रही है, और ये ऊपर जाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे भी जो इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड, सॉरी, जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा वो बराबर होगा। अब हालांकि हमें नहीं पता कि ये आपस में बराबर होंगे कि नहीं, तो ये I1 और R1 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल BCN और एंगल NCD, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब देखो, अब ये दोनों, तो ये एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अब जैसे हमने ये बताया कि BN और CN परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो और ये जो BN है, BM है, ये परपेंडिकुलर है PQ पे, CN परपेंडिकुलर है हमारा RS पे, तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी? अब जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो BC हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो उस केस में एंगल MBC और एंगल BCN बराबर होंगे। एंगल MBC और एंगल BCN ये दोनों बराबर होंगे। अब BCN और MBC अगर बराबर है तो क्या है, ABM और NCD भी बराबर होंगे। देखो, अब BCN और MBC बराबर है तो ABM और NCD भी बराबर होने चाहिए। ABM और एंगल NCD भी बराबर होगा। अब देखो, अब जब यहाँ पे हम लोगों ने सारे एंगल प्रूव कर दिए कि दोनों एंगल बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, अब अगर हम MBC और ABM को जोड़ेंगे तो हमको ये वाला एंगल मिल जाएगा ABC, और एंगल BCN और एंगल NCD को जोड़ोगे तो क्या हमको BCD मिल जाएगा क्या? अब देखो, यहाँ पे एंगल ABC और BCD को हम लोगों ने क्या कर दिया, बराबर प्रूव कर दिया। बराबर प्रूव करने का मतलब क्या है, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, उनपे कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये एक x है और इसको भी हमने x प्रूव कर दिया, तो इसका क्या मतलब है, कभी भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तभी तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। अब अगर इसका वाइस वर्सा करो तो यहाँ पे क्या है, दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने क्या कर दी, बराबर प्रूव कर दी। तो इसका मतलब क्या है कि दो जो लाइन है वो भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। आया समझ में? वही हमको क्या प्रूव करना था, यहाँ पे करेक्ट है, वो प्रूव कर दिया हमने। अब इसको इस तरीके से अगर देखो तो यहाँ पे क्या है, I है, ये R है। R जो है, देखो I और R यहाँ पे बराबर होता है, ठीक है, और I1 और R1 बराबर है। और इस केस में जब हमने प्रूव किया था ये ट्रांसवर्सल है, तो R और I1 बराबर थे। R और I1 जब बराबर हो गए, I1 और R, तो वहां से I और I बराबर हो गए, R1 बराबर हो गए। और R और I को जोड़ रहे हो तो क्या मिल रहा है हमें, ABC। I1 R1 को जोड़ रहे हो तो BCD मिल रहा है, ठीक है। तो कभी भी आप एंगल को नेम दे करके भी आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, कि उसमें इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। जैसे हमने ये प्रूफ किया, वहां से हमने, जैसे ही हमने ये दोनों एंगल्स प्रूफ किए कि बराबर है, हम लोगों ने ऑटोमेटिकली ये भी प्रूफ कर दिया कि AB और BC लाइन जो है, सॉरी, AB और CD लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने बाहर से लिए, ठीक है, रेफरेंस बुक से आपके लिए। अब यहाँ पे मैं एक्स और वाई दोनों की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे AB, EF और ये CD, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये तीनों सबके एक दूसरे के पैरेलल है, तो देखो, अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं, यहाँ पे अगर कोई भी एक एंगल बनता है, सपोज करो Z, तो Z प्लस 75, क्या ये 180 के बराबर होगा? तो Z की वैल्यू 180 माइनस 75, जो कि कितनी होगी, 105 होगी। तो Z की वैल्यू कितनी हो गई, 105 हो गई। आ गया समझ में? ठीक है, Z की वैल्यू 105 हो गई, तो Y की वैल्यू निकालनी है। अब तो इजीली निकल आएगा ना, जब इसकी वैल्यू हमने 105 निकाल ली, तो यहाँ पे 105 प्लस Y प्लस 25 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। 105 प्लस 25 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 130, ठीक है। ये हमारा उधर भेजोगे तो 130 माइनस हो जाएगा, तो कितना बच गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई। y की वैल्यू जैसे हम लोगों ने 50 निकाली, अब x की वैल्यू निकालनी है। अब अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो अगेन x प्लस 25 बराबर 180 डिग्री होगा। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 180 माइनस ऑफ 25,
है ना। अब 180 में से 25 को सब्सट्रैक्ट करो, कितना बचेगा 5। ठीक है, यहाँ से 7 माइनस 2 अगेन 5 1, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100। आया समझ में। इस तरीके से एक्स वाई, और हालांकि जेड की वैल्यू हमसे पूछी नहीं है, एक्स और वाई की पूछी है, ये दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में देखो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, हम लोगों ने पिछले बार अभी पहले एनसीईआरटी में देखा था, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या करना है, एक हमें बस एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ करना है। अगर ये एक पैरेलल लाइन है, अब हमको पूछा है यहाँ पे सपोज करो ये वाला एंगल एक्स है ना, तो एक्स की वैल्यू अगर हमें बतानी है तो ये मान लो वाई है, ये मान लो जेड है, तो एक्स और वाई को जोड़ोगे, ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल से जोड़ोगे क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 80, है ना। अब जेड की वैल्यू कितनी आएगी, इसी तरीके से यहाँ पे जब जोड़ोगे जेड प्लस 120 बराबर 180 होगा, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 120, तो ये कितना हो गया 60। जेड की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब इन तीनों का जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा 80 प्लस एक्स प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 80 माइनस 60। ये 180 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा 100, 100 माइनस 60 40। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री आ गई। इजी था क्वेश्चन। बस हमें यहाँ पे ये मेक श्योर करना था कि ये लाइन हमें पैरेलल ड्रॉ करनी है बस। उसके बाद अगला क्वेश्चन, फाइंड एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, अगर इसमें ये लॉजिक पता ना हो तो सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। देखो तो यहाँ पे क्या करना है, अगेन पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करेंगे। ये लाइन पैरेलल ड्रॉ की। अब देखो, अब समझो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो x प्लस कोई भी अगर मान लो यहाँ पे y है, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा। अब एक बात ये बताओ, ये लाइन हमारी क्या है, मान लो ये c है, सी बी, ठीक है, ये लाइन कोई m है, यहाँ से सी बी और एम एन भी एक दूसरे के पैरेलल है, और ये सी एम क्या है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो y प्लस 25 प्लस 105, है ना, ये एक पूरा एंगल अगर मान लो, ठीक है, और ये एक पूरा एंगल मान लो, तो ये दोनों एंगल को अगर आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 180 के बराबर मिलेगा। तो यहाँ पे 105 प्लस 25 प्लस वाई बराबर 180 होगा। तो 105 और 25 को जब आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा 130 प्लस वाई बराबर 180। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू जैसे ही आपने यहाँ पे 50 निकाली, अब 50 और x को जोड़ोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 180 के बराबर, बिकॉज को इंटीरियर एंगल। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 130। आया समझ में। x की वैल्यू क्या हमें x की फाइंड करनी थी, वो कितनी आ गई 130। आया समझ में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, दो कंडीशन दी है कि 2b माइनस ए इक्वल टू 65, और दिया हुआ है एंगल बी ओ सी कितना दिया 90 डिग्री। ये वाला एंगल हमको कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। तो बोला है कि ए ओ बी बताओ, मतलब ए की वैल्यू बताओ, ठीक है, फिर क्या बोला है ए ओ डी यानी कि 2b की वैल्यू बताओ और सी ओ डी की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एंगल दिया है, ठीक है, ये एंगल दिया। अब यहाँ पे देखो जहां कहीं पे भी आपको एक स्टार फॉर्म में एंगल दिख जाए, तो अगर आप उन सबको जोड़ोगे तो क्या वो कंप्लीट एंगल बनेगा 360। सबसे पहले वही काम करें, यहाँ पे सबको जोड़ते हैं, स्टार्ट करते हैं 2a प्लस बी प्लस 15 प्लस 2b प्लस ए, ये कितना है 90 इक्वल्स टू 360। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, अब जैसे ही ये हुआ, अब इसको देखो लाइक टर्म्स को ऐड करो, 2a प्लस ए कितना हो जाएगा 3a, b प्लस बी कितना हो जाएगा 3b, 15 प्लस 90 कितना हो जाएगा 105 इक्वल टू 360, है ना। अब देखो 3a प्लस 3b तो ऐसे ही रख, ऐसे ही छोड़ दो, 105 को उस तरफ लेके जाओ,
सब्ट्रैक्ट करो, 10 माइनस 5 5 है ना, फिर उसके बाद 6, 10 माइनस 5 कितना हो गया 5, यहाँ पे क्या बचा 5, 5 माइनस 0 5, ठीक है 3 माइनस 1 2, 255 बचा। तो 3a प्लस 3b बराबर किसके आ गई 255, ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है छोड़ दो अभी। अब दूसरी चीज देखो, दूसरा में क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2b माइनस ए बराबर कितना दिया है 2b माइनस ए हमको कितना दिया हुआ है 65 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग a की वैल्यू निकालें तो क्या वो 65 सॉरी एक उधर आएगा 65 इधर आएगा, तो ये 2b माइनस 65 डिग्री होगा, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे a की वैल्यू आ गई हमारे पास, इस a की वैल्यू को अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे b की वैल्यू आ जाएगी क्या, वही क्या हमने क्या बताया था, यहाँ कहीं पे दो इक्वेशन मिलती है तो हमें एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है और दूसरी इक्वेशन में हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना होता है, बस इतना सा ही हमें काम करना होता है। ठीक है, हमें उसकी वैल्यूज मिल जाती है। अब ये a की वैल्यूज को जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा 2b माइनस 65, 3 टाइम्स 2b माइनस 65 प्लस ऑफ 3b इक्वल्स टू 255, है ना। अब उसके बाद ये सॉल्व करो, 3 टू द 6 b माइनस 65 इंटू 3, 3 5 ज़ा 15, 1 3 6 ज़ा 18, 190 प्लस 3b बराबर 255। ठीक है, अब 6b और 3b को जोड़ो जरा, कितना हो जाएगा 9b, 195 को उधर लेके जाओ तो 255 प्लस 195, जोड़ो इसको, 5 5 10, ठीक है 9 10 5 15 1 2 3 1 4, 450, b बराबर ये इधर नीचे आ जाएगा 9 5 45 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। b की वैल्यू जैसे ही 50 आई ना, अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी, तो a की वैल्यू क्या आएगी 2 टाइम्स 50 माइनस 65, 100 माइनस 65 कितना होता है 35, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 35। अब हमसे a और b की वैल्यू तो पूछा नहीं था, हमसे तो पूछा था कि भैया यहाँ पे इसकी वैल्यू बताओ, राइट, यहाँ पे तो सिंगल a है, तो a की वैल्यू कितनी निकाली 35, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 35। अब b की वैल्यू निकली थी 50, ये हो गया कितना 100, यहाँ पे बस इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू में पुट करनी है, तो इसको फर्दर सॉल्व कर दो, 2 टाइम्स a की वैल्यू कितनी थी 35, तो ये हो गया 35। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस b क्या था हमारा 50, ठीक है प्लस ऑफ 50, ये हो गया 70 प्लस 50 120 प्लस 15 कितना आ गया 130, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई। अब ये करेक्ट है कि नहीं, इनको जोड़ दो, जोड़ दो, अगर इन सब सारे एंगल्स को जोड़ने पे 360 आता है तो उसका मतलब सारी वैल्यूज करेक्ट है। ये कितना हो गया 90, है ना, देखो 135 प्लस 35 कितना हो जाएगा 170, 170 प्लस 100 270, 270 प्लस 90 360, करेक्ट है। तो ये इस तरीके से हम लोग सारी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो एंगल ए ओ बी हमारे पास कितना आ गया, एंगल ए ओ बी कितना था हमारे पास 35 डिग्री, फिर एंगल ए ओ डी कितना है, एंगल ए ओ डी ये कितना था हमारे पास 100 डिग्री आया था, फिर एंगल क्या पूछा था सी ओ डी वो कितना आया था, वो आया 135। इस तरीके से हम तीनों एंगल्स की वैल्यू, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर्स आपको हेल्पफुल लगे होंगे, ठीक है, ये आपको पूरा लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, किसी भी पार्ट में कोई डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके वो सारे डाउट्स को क्लियर करूं, ठीक है। और प्लीज क्लास के एंड होने के बाद प्लीज आप मेक श्योर करना कि सारे क्वेश्चंस को कहीं पे लिस्ट आउट कर लेना, कहीं पे मेक कर लेना, कहीं पे भी इसके प्रॉपर नोट्स बनाना। अगर अभी तक नोट्स नहीं बनाए तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट, मैं मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां पे मैं हर वीडियोस के नोट्स को प्रोवाइड करता हूँ,
तो आप प्लीज व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप क्लास के साथ साथ नोट्स बना रहे हो तो प्लीज मेक श्योर करो वो सारे नोट्स जो भी आपने बनाए हैं, ठीक है, प्रॉपरली बनाना, ठीक है। और नोट्स बनाने का तरीका मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूं कि नोट्स को जब भी आप बनाओगे तो अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो आप पैरेलली क्वेश्चंस जो वीडियो चल रहा है आप पैरेलली सॉल्व करो, ठीक है, लास्ट में आंसर आप मैच कर लो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते तो पहले आप क्वेश्चन को देखो, फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करो, उसके बाद आप नोट करना स्टार्ट करो। ये एक प्रॉपर तरीका है नोट्स बनाने का, ठीक है। सो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।